नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में अर्थात 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सीरीज में आज आप लोग को बताऊंगा आज के बहुत ही वीवीआई यानी 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने। और एक और क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए वीडियो कॉल सुविधा दी है, यानी वीडियो कॉल से कैदी बात कर सकते हैं अपने घर पे, तो उसका भी आंसर महाराष्ट्र होगा। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, वीडियो कॉल जो बात करने का है ये पुराना न्यूज़ है, कुछ लगभग 6 माह पहले रिपोर्ट इसका आया था, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी आया किस व्यक्तिगत ऋण देने की। जैसे क्या है कि अगर कोई कैदी चला गया जेल में तो उसके लिए है कि वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराना, या उसके लिए जो भी कानूनी खर्चा वो कहाँ से सर वहन कर पाएगा। तो इसमें है कि 50,000 तक राज्य सरकार, मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक है जो देगा। वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने योजना शुरू किया है, लेकिन लोन मिलेगा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से। तो वहाँ पे इसके बारे में मैंने मेंशन भी किया है। यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान कर गया। यानी अब यहाँ पे नीचे आया और पढ़ सकते हैं। इस योजना से कैदियों को उनको परिजनों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यानी इस योजना से उस कैदी के परिजन चाहे तो 50,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है, मतलब उससे अधिक नहीं मिलेगा। 50,000 रुपये तक का एक व्यक्तिगत ऋण मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि ये जो कैदी हैं इनकी स्थिति में सुधार या जो भी कुछ यहाँ पे कानूनी खर्चा लगेगा वहाँ पे इतना तक का मदद मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है तो वो लोग इस तरह की सुविधा ले सकते हैं। इसके साथ आता है, देखिए क्या हुआ, करंट अफेयर्स जैसे पूछ रहा है ना, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे किस राज्य में है तो महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि करंट अफेयर्स सीरीज में ये भी आता है। कई बार लोग कहते हैं करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा महाराष्ट्र की राजधानी, जबकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो नए लोग हैं या बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ाई करते हैं उनके लिए नहीं पता होगा कि कहाँ है मुंबई, तो यहाँ राजधानी मुंबई होगा। ये सब थोड़ा भी कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि यहाँ पे वीवीआई मतलब ये करंट अफेयर से नहीं है। करंट अफेयर से ही सब कुछ रहता है दोस्त मेरे, सब कुछ करंट अफेयर से ही रहता है और उसी से क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी का, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी के मैं बता दूं, भगत सिंह कोश्यारी पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नहीं पहले मुख्यमंत्री भी ये उत्तराखंड के रह चुके, वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और उद्धव ठाकरे ये शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो ये सब भी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी, ये कहाँ से करंट अफेयर्स होगा, बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स टॉपिक से ही होकर गुजरता है, इस वजह से थोड़ा भी हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यहाँ पे क्या हुआ है, स्टार्टअप फाउंडर्स जो भी स्टार्टअप है ना, मतलब जो भी स्टार्टअप करते हैं फाउंडर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। किस कंपनी ने लॉन्च किया? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत दिन से इस पर रिसर्च करके तब प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जो स्टार्टअप फाउंडर को चाहिए होता है वो सारी सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे सत्या नडेला आंसर हो जा रहा है। ये भी आ जाता है, कई बार माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन आप पढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे उसके कंपनी के सीईओ पूछ देगा, तब क्वेश्चन यहाँ पे क्या। और ये भी ध्यान रखिए, सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, लेकिन फिलहाल किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका का भारतीय मूल, लेकिन अभी वर्तमान में यूएसए के नागरिक हैं। और यूएस में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। उन्हीं की कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं। क्योंकि बिल गेट्स क्या हुआ है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष हो चुके हैं, मतलब वो सहकारी कार्यों में अब व्यस्त है, इस वजह से यहाँ पर कंपनी का यहाँ पे सीईओ और अध्यक्ष दोनों पद छोड़ दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। वाशिंगटन का है, अमेरिका की राजधानी है। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि वाशिंगटन थी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी आता है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ऐसा बोलता है वहाँ की, मतलब वाशिंगटन डीसी का पूरा फुल नाम। तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे और कुछ मेंशन कर देता। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा।
और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया है। देखिए क्या है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स डिजिटल डिजिटल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे वहाँ के जो भी ओलंपिक चैंपियन, इसके आप सबसे पहले मुझे आंसर बताना जरूरी है। यहाँ पे राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में बहुत सारे ओलंपिक चैंपियन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चाहे वहाँ से खेल से संबंधित बहुत सारे खिलाड़ी निकल कर देश पर पूरा अपना भारत का नाम रोशन करते हैं। तो उन लोगों का जो भी अनुभव है उसको डिजिटल रूप में प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने और कुछ आधुनिक रूप में करने के लिए यहाँ पे सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया है। सैमसंग की बहुत सारी इकाइयाँ, उसी की सैमसंग कंपनी की एक इकाई से यहाँ पे मणिपुर सरकार ने समझौता किया है, ताकि यहाँ पे जो भी युवा है उन लोगों को या उनके परिजन को दिखा सके, ताकि युवाओं में जोश जागृत हो सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन। उसके बाद में आ रहा है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। उत्कल दिवस अर्थात 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। यहाँ पे इस दिन थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, अप्रैल फूल डे भी मनाया जाता है, तो मूर्ख दिवस इसको कहते हैं लोग। तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है कि कुछ प्रमुख बातें, अब जैसे यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे जो मैंने मणिपुर के बारे में बताया था, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, लागलेसन। और मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेंद्र सिंह। एन बीरेंद्र सिंह किस पार्टी के नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा के नेता है। तो ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये पूछा था, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस यहाँ पे 1 अप्रैल हो गया, जो जैसा कि मैंने बताया है। और फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखिए उड़ीसा का गठन कब हुआ था, ये भी थोड़ा आ जाता है कई बार। ये सब क्वेश्चन जो आता है ना, ये कहाँ से टॉपिक, किस टॉपिक से उठाता है, जो भी आप पढ़ते हैं एग्जाम देने जाते हैं उस सब में। जैसे उड़ीसा का गठन कब हुआ था, कोई नहीं कहेगा कि करेंट अफेयर्स है, लेकिन इसलिए पूछ दिया क्योंकि अभी वर्तमान में चर्चा में आता है, इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। इस आधार पर पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई निश्चित रूप से कर जाएंगे। यहाँ पे उड़ीसा का गठन हो गया। उड़ीसा की पहले राजधानी क्या थी, उड़ीसा की पहले राजधानी कटक थी वर्तमान, लेकिन वर्तमान में क्या है, भुवनेश्वर। बाद में भुवनेश्वर कर दिया गया। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल। गणेशी लाल हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। बाद में इन्हें राज्यपाल बना दिया गया है उड़ीसा का। और देखिए अब यहाँ पे पढ़िए, पहले इस राज्य का नाम उड़ीसा था, उड़ीसा। लेकिन नवंबर 2010 में भारतीय संसद ने एक विधेयक पारित कर इसका नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वर्तमान में जो उड़ीसा नाम है इसमें कौन सा नाम सही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ीसा जो प्रांत है उसका क्या, कलिंग। पहले इस प्रांत का नाम था कलिंग, ठीक है। इसका बहुत सारे किताबों में उल्लेख मिलता है। कलिंग, ये जो उड़ीसा है इसका प्राचीन काल में नाम था कलिंग प्रदेश। ये कलिंग का क्षेत्र आता था जिस पर भारत के जो मौर्य वंश का शासन था, थी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी यहाँ पे कलिंग पर, सारा भारत पर मतलब जीत चुके थे, लेकिन कलिंग नहीं जीत पाए थे। यहीं पे सम्राट अशोक ने यहाँ पे आक्रमण किया था। इसी आक्रमण में खून को मतलब अनंत हत्याएं देखकर यहाँ पे सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन किया और उसके बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इस प्रांत का पूर्व में नाम प्राचीन काल में कलिंग था। तो ये सब नोट करते चलिए। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, नौसेना यानी यहाँ पे जो जल सेना भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या नेवी कह सकते हैं। यही नौसेना अभ्यास वरुण 2022 किस देश के बीच हुआ है, ये सब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरह से है, वरुण 2022 किस दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। यहाँ पे भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत फ्रांस। तो यहाँ पे देखिए मैंने भारत यहाँ ऊपर में दे दिया, इस वजह से यहाँ एक ही नाम दिया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि किस दो देशों के बीच हुआ, तो इसमें रहेगा भारत और ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत फ्रांस। राइट आंसर हुआ भारत फ्रांस। भारत फ्रांस के बीच विश्व द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। यहाँ पे देखिए थल सेना अभ्यास नहीं और उसके बाद में वायुसेना अभ्यास नहीं है, यहाँ पे नौसेना है, यानी नेवी इसको कहिएगा। नेवी वाला जो होगा वहाँ पे थल सेना का अलग नाम हो जाता है, वायुसेना का अलग नाम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट कंपनी टैप टू पे फॉर यूपीआई लॉन्च करने के लिए पाइन लैब्स के साथ समझौता किया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा गूगल पे। गूगल पे यहाँ पे इस कंपनी के साथ पाइन लैब्स के साथ टैप टू पे, यानी थोड़ा सा इसके बारे में डिजिटल पूरा नहीं आया है, इस वजह से मैंने बता,
लेकिन यह है कि ऑफलाइन भी मोड में भी पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करने में हेल्प करेगा। इसलिए पाइन लैब्स के साथ गूगल पे ने समझौता किया है। अब गूगल पे जैसे मैं बता रहा हूँ, गूगल कंपनी यहाँ पे कुछ गूगल गूगल कंपनी का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई कहाँ से है? भारत के हैं, यानी भारतीय मूल के हैं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के नागरिक है। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और पाइन लैब्स जिस कंपनी के साथ समझौता किया वो कहाँ के है? और इसके संस्थापक कौन है? अंकुर वारिको। इनके अपना भी यूट्यूब चैनल है, वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आ रहा है पाइन लैब्स का मुख्यालय कहाँ था? बेंगलुरु, भारत। ये भारत की कंपनी है पाइन लैब्स। आप लोग ज़्यादातर यूज करते होंगे, जो पेमेंट करते हैं ना, जैसे दुकान पर कहीं खरीदारी करते हैं, वो पाइन लैब्स वाला ही होता है, ठीक है। वहाँ पे पेमेंट की जो को सुविधा करते हैं वो सब। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विनय समरस्य योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य योजना को लॉन्च किया है। अब विनय समरस्य योजना के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, यहाँ पे विनय समरस्य योजना नाम क्यों दिया गया बता दूं। सितंबर 2021 में कर्नाटक के एक ज़िले में क्या हुआ कि एक दलित बच्चा था जो 3 साल का था। वो क्या हुआ कि बारिश में भीगने से बचने के लिए वो मंदिर में प्रवेश कर गया। वहाँ पे स्वर्ण यानी बड़े समुदाय के लोग या उसके विपक्षी समुदाय के लोग क्या करें, वो हिंदू ही थे, ये नहीं कि दूसरे समुदाय के थे। वहाँ पे क्या किया, उस 3 वर्षीय बच्चे के पिता को दंड सहित जुर्माना लगाया और बहुत तरह की प्रताड़ना दी, बहुत तरह की तंगी किया। अब समझिए 3 वर्ष का बच्चा क्या समझ सकता है? वो बारिश से बचने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गया था, और मंदिर में प्रवेश करना कोई तो गलत बात नहीं है। फिर भी वहाँ पे उन्हें दंडित किया गया और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, प्लस उसके माता पिता को बहुत तरह से मतलब प्रतिबंध लगा कर उसको दंडित किया। बाद में क्या हुआ कि मामला उसमें पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की। गिरफ्तारी करने के बावजूद वो सारे के सारे जमानत पर छूट के चले आए। तो फिर क्या हुआ कि धार्मिक मतलब जो जाति प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए उस बच्चे का नाम था विनय। तो विनय के नाम से ही विनय समरस योजना को लॉन्च किया गया है, ताकि इस तरह की जाति प्रथा को खत्म किया। किस दिन? अम्बेडकर जयंती। जो जाति प्रथा को एकदम मतलब खिलाफ थे, जाति प्रथा को लेकर खत्म करने के, उन्हीं के। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। इस योजना से राज्य में ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह में जो जाति के खिलाफ जो यति चल रहा है ना, उसके जन जागरूकता अभियान के रूप में अभिनय समृद्धि योजना की घोषणा की गई। यानी जन जागरूकता फैलाया जा रहा है, ताकि इस तरह की जाति के पूर्वाग्रह में लोग फंसे ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाए। अम्बेडकर जयंती किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और ये भी आ जाएगा क्वेश्चन कि बासवराज बोम्मई किस पार्टी के मुख्यमंत्री है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और वहीं भाजपा के यानी वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष किसे फिर से बनाया गया? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय भुगतान परिषद यानी पीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से किसे यानी दूसरी बार किसे बनाया गया है? दूसरी बार। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार विश्वास पटेल को, यानी पहले भी थे और फिर से इन्हें 2018 में, इससे पहले बनाया गया था 2018 में, और फिर से 2022 में इन्हें दोबारा भारतीय भुगतान परिषद का से अध्यक्ष बना दिया गया। इनका नाम है विश्वास पटेल, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मैं इन लोगों के बारे में बता दूँ, इनके बारे में थोड़ा पॉइंट छूट गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ, जैसे भारतीय भुगतान पर 2018 में पहली बार बने थे, और 2022 में दूसरी बार अध्यक्ष भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष बने। यहाँ पे क्या है, भारतीय भुगतान परिषद करती क्या है? ये डिजिटल रूप में पेमेंट को बढ़ाती है, भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाते हैं, यानी नकदी रहित, यानी नगद लेन देन नहीं, सब थी जैसे कैश में रुपया आप लेते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय भुगतान परिषद का काम है कि लोगों को ऑनलाइन मोड में ले जाए। यहाँ पे जो जो पेमेंट गेटवे में परेशानी आती है उसको सोल्व करना, इस सब के बारे में भारतीय भुगतान परिषद कार्य करती है, और उसी को आगे बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भारत के लिविंग रूट ब्रिज को अस्थायी सूची में शामिल किया है, जो किस राज्य में है? और लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, बहुत ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है? मेघालय में। वहाँ पे क्या है, एक पौधा टाइप का मतलब पेड़ है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने ये नदी के दोनों तरफ लगाया है, ताकि वहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं आया है, इस वजह से थोड़ा हम भी कंफ्यूज है। तो वहाँ पे क्या है कि पेड़ को लगा कर वहाँ पे पुल जैसा निर्माण किया गया, और बहुत ही अच्छा
मतलब देखने में फ़ील होता है, चाहे बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक रूप में है। इस वजह से उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ है ना, जिनफिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ पे जिनफिंग जेरी जिनकिंग आ गया, जिनकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं इसको, जो जिसको शामिल किया गया है, तो लिविंग रूट ब्रिज या जिनकिंग जेरी। अब यहाँ पे है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। यह जल निकायों के दोनों किनारे पर फिक्स इस टालिका पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ फूलों को विकसित किया गया है, जहाँ जड़ें पुल का निर्माण करते हैं, यानी पुल टाइप का लगता है कि निर्माण हो गया, इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनेस्को का मुख्यालय, ये भी आ जा नहीं सॉरी, यहाँ पे यूनेस्को से पूछ रहा है, तो यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में हो गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। यूनेस्को के कुल सदस्य देशों की संख्या 193। आंद्रे अजीज इसके प्रमुख कौन है, यूनेस्को का जो मतलब महानिदेशक कह सकते हैं, यहाँ पे प्रमुख मैंने लिखा, महानिदेशक भी लिख सकते हैं, आंद्रे अजूले इसके प्रमुख है। और उसके बाद में आ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दिसंबर 2022 को समाप्त 2 महीने में, यानी 2000 वित्त वर्ष 2022-23, ठीक है, सॉरी 2021 होगा, दिसंबर 2021, ठीक है, अभी 22 चल रहा है ना, यानी 2021-22 वित्त वर्ष 2021-22 के, यानी अब 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2021 तक समाप्त 9 महीने में बैंक ने कितने रुपए की धोखाधड़ी, यानी यहाँ पे 34,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा पंजाब नेशनल 4820 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, 4820 करोड़ रुपये की पंजाब नेशनल में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई है। और अब ये भी बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। इस सबको नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए, कंफ्यूज ना हो, सारी बात तो एक साथ ही समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ। इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास अरब सागर में हुआ है। इसमें कोई अरब सागर कहाँ है, केरल के पास में, यानी भारत के पश्चिमी भाग में। और उसके बाद में आ रहा है, असम और मेघालय ने कितने विवादित जिलों में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे देखिए 12 विवादित जिले हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जिलों में समझौता हो चुका, और ये गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वहाँ पे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर कर 6 राज्यों में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जो था उसको समाप्त किया है। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जान लें। 12 विवादित जिलों में 6 जिलों पर 50 साल बाद शांति समझौता हुआ है, यानी 50 साल से विवाद चल रहा था, ठीक है। और बाद अभी 50 साल बाद 6 जिलों पर शांति समझौता दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त कर लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा, ठीक है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर, क्योंकि गृह मंत्री है तो उन्हीं का फर्ज होता है समझौते पर हस्ताक्षर करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है जिसने 1 अप्रैल 2022 को फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। फास्टर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, फास्टर एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे डिजिटल प्रदान कर रहा है। डिजिटल मतलब बनाएगा सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, या कोर्ट को जो भी है उसको सुप्रीम मतलब डिजिटल रूप में ले जाएगा। तो यहाँ पे उस मुख्य न्यायाधीश का नाम है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी NV रमन्ना, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बता दूँ, फास्टर क्या है। फास्टर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी जो भी इसका कार्य होगा उसको डिजिटल रूप में सुरक्षित भेजने का, क्योंकि ये सब जो सोशल मीडिया इसके माध्यम से विश्वसनीय नहीं, इसलिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे चीज़ को हैक कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है, और गोपनीय चीज़ को कैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। इसलिए मतलब एक फास्टर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो मतलब इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि इसको कोई हैक न कर सके। उसके बाद में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना, जो जिन्होंने फैसला यहाँ पे सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2022-23, 21-22 या 23-24 नहीं,
किस तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर योजनाओं या डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित यानी कोई चेंजिंग नहीं किया है, जो था वो उसी को रखा है। यहाँ पे देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आ रहा है। यहाँ पे राइट आंसर पहली है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी में नहीं होती है, वर्तमान के लिए है, दूसरी तीसरी में भी नहीं होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इस ये सब भी आंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है चेंज भी हो जाए। इसलिए अभी के लिए फिलहाल पहली को ही देखिएगा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए। 21-22 का रहा है तो वहाँ पे अलग बात हो जाता है, क्योंकि बीत चुका है। लेकिन यहाँ पे आगे का है, तो इस वजह से यहाँ पे पहली दूसरी, पहली में कोई चेंजिंग नहीं है, दूसरी में हो सकता है चेंज हो या ना हो। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा आप बाद में देख रहे हैं वीडियो, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें चेक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मेरा, किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए क्विक डॉट आईडी के साथ भागीदारी की, यानी समझौता किया है ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटल रूप में करने के लिए। यहाँ पे आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ यहाँ पे समझौता किया है, यानी भागीदारी किया है, पार्टनरशिप किया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे और आ जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 21 दिसंबर 1911। मुख्यालय कहाँ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का? मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो एमडी क्या होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे एमडी और सीईओ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एमडी और सीईओ कौन है? मातम वेंकट राव। तो इस बात को नोट करते चले। उसके बाद में, किस कंपनी ने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया है? यहाँ पे एडिडास होगा, ठीक है, एडिडास इसको अनावरण किया है। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा, अल रिहला खेल के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। और उसके बाद मेरा, सिक्किम के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 31 मार्च को निधन हो गया? यहाँ पे राइट आंसर होगा बीबी गुरुंग। बीबी गुरुंग यानी सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल मतलब कार्य किया, लेकिन बहुत छोटा इनका कार्यकाल, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल के रूप में इनका नाम दर्ज है। क्योंकि यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो देखिए, बीबी गुरुंग ने पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। बीबी गुरुंग ने कलकत्ता के एक समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में एक शिक्षक और एक स्टाफ रिपोर्टर के रूप में कार्य शुरू किया, यानी एक टीचर और स्टाफ के रूप में कह सकते हैं, टीचर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। बीबी गुरुंग ने फिर बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया। और उसके बाद में क्या हुआ, 11 मई से 24 मई यानी लगभग 12-13 दिन, ये क्या हुआ कि 1984 में मतलब सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री, जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा, यानी 12-13 दिन ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानकारी के लिए बताना जरूरी था, क्योंकि मुख्यमंत्री थे और सबसे सिक्किम के इतिहास में सबसे कम कार्य मतलब कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, थोड़ा सा तो महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए बताना जरूरी था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर में किसने एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है? यहाँ पे सुपर कंप्यूटर यानी विशिष्ट कंप्यूटर जो आधुनिक से आधुनिक कार्य को कर सके, यहाँ पे परम शक्ति का अनावरण किया आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है, किसने इसका अनावरण किया था? ममता बनर्जी, जगदीश धनखड़, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। अब इसमें से किया किसने? परम शक्ति यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति का अनावरण, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जगदीप धनखड़, यानी राज्यपाल ने वहाँ पे इसका अनावरण किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड, यहाँ पे फील्ड आ रहा है, फील्ड कर दीजिएगा, फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? यानी जो बेघर बच्चे हैं, जो रोड पर भीख मांगते हैं, उनके लिए है कि सरकार ने घोषणा की है, उनको शैक्षिक जो भी सहायता करना है किया जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन वो रोड पर भीख ना मांगे, ठीक है। या जो रोड पर बेघर है, जिसका कोई माता पिता देखभाल करने वाला नहीं, उसको राज्य सरकार करेगा। किस राज्य सरकार ने फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया? यहाँ पे दिल्ली सरकार ने, दिल्ली यानी दिल्ली की राज्य सरकार ने, या केंद्र सरकार ने नहीं, दिल्ली की राज्य सरकार ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा किया है, यानी फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं, यह टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने, उन्हें शैक्षिक, वित्तीय और अभिभावक सहायता, उनको जैसा कोई माता पिता नहीं है तो उनको अभिभावक दिलाना, शैक्षिक मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई कराना, वित्तीय अगर रुपया नहीं है तो कुछ सहायता करना, ये सब करने के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गणतंत्र दिवस के लिए किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रैफिक प्रदान किया गया? ट्रॉफी प्रदान किया, सॉरी यहाँ पे ट्रॉफी कर दीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल, जैसे आप परेड देखते होंगे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जहाँ भी परेड होता है वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बहुत सारे रहता है, स्काउट गाइड, सीआरपीएफ, वहाँ पे जिला पुलिस, स्टेट पुलिस और भी बहुत सारे चीज़ रहता है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको यहाँ पे पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नौसेना को, यानी इंडियन नेवी को इस बार का गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी मिला है इन्हीं को। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए, उसी आधार पर हम लोग आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।